पढ़ते हैं रिटर्न टू स्केल्स एंड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। हमने पिछले चैप्टर नंबर 8 में देखा था शॉर्ट रन सप्लाई कर्व सिंगल फैक्टर के साथ। अभी हम देख रहे हैं कि सप्लाई कर्व जो है वो कैसे ड्राइव होता है, परफेक्ट कंप्लीशन है। सप्लाई कर्व ड्राइव कैसे होता है जब रिटर्न टू स्केल है, मतलब लॉन्ग रन है, जिसमें से लेबर और कैपिटल यानी कि दोनों इनपुट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और कोई फिक्स वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। तो रिटर्न टू स्केल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। रिटर्न टू स्केल में आपने दो चीज़ लर्न किया क्लास कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। सॉरी, अब दो चीज़ और हो सकती क्लास यहाँ पर। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो टोटल कॉस्ट है वो, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट जो है और एवरेज कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। यानी कि हम अगर लेबर कैपिटल दोनों को चेंज करते हैं तो कॉस्ट भी उतना ही चेंज होती है जितना प्रोडक्शन चेंज होता है, और जितनी उसकी एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी कांस्टेंट रहती है। मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, ग्राफिकल समझते हैं क्लास। पहले आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। अभी हमने आपको पढ़ाया, ठीक है, देखिए हम ऐसा कर सकते हैं क्लास, यहां पर हमने एक लिया मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और इसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट, ठीक है। हम पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो क्लास यहां पर हमने लिया हुआ है कॉस्ट, और यहाँ पर लिया हुआ प्रोडक्शंस क्यू, यहाँ हमारी टोटल कॉस्ट है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट भी है और एवरेज कॉस्ट भी है, ठीक है, ओके। बेसिकली देखो क्या हम आपको बताना क्या चाहते हैं क्लास, कि इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो रहा है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, दोनों इक्वल है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है पता है आपको, एवरेज कॉस्ट क्या होता है हमने डेरिवेटिव निकालना सिखा दिया पिछले फर्स्ट लेक्चर में, और सेकंड में भी हमने बताया। तो क्लास दो चीज़ें आपको इसी में लर्न करना है क्लास, कि सप्लाई कर्व कैसा होगा। इस केस में सप्लाई कर्व जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इस केस में सप्लाई कर्व जो है कैसा होगा, अपवर्ड होगा, और इस केस में सप्लाई कर्व होगा डाउनवर्ड होगा। मतलब कैसे समझाता हूँ, देखिए ध्यान समझने क्लास। अब ऐसे पहले समझिए फिर आपको सही समझाता हूँ। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ये रिटर्न टू स्केल है, मतलब लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, जिसमें लेबर कैपिटल दोनों चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लेबर और कैपिटल दोनों के चेंज होने से टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो टोटल कॉस्ट चेंज होने से एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट भी चेंज हो रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट दोनों क्या हो रही है, देखिए डिक्रीजिंग हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यानी कि इसे अब हम इतने पोर्शन को लेते हैं, इतने ही पोर्शन को लेते हैं, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग कॉस्ट और इंक्रीजिंग रिटर्न। तो यहां तक हम क्या बोलेंगे, इस पोर्शन में डिक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है, डिक्रीजिंग कॉस्ट हो रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे, मान के चलो सपोज दैट क्लास, एक जूम करो, एक कोई हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये मान लीजिए प्राइस है क्लास, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ होगा भाई, इसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम हमारा वहाँ पर होगा जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट काटती है, यहाँ पर होगा। लेकिन ये कौन सी कॉस्ट है, बेसिकली हम आपको बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ये जो दो लाइन है ना, ये इसको भी रहने देते, कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि ये जो कॉस्ट है ये डिक्रीजिंग कॉस्ट है, कॉस्ट को दोनों को डिक्रीज हो रही है। तो लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस पोर्शन को बोलेंगे डिक्रीजिंग कॉस्ट और इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। यानी कि एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट दोनों डिक्रीज हो रही है और टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। एवरेज प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो आपने पढ़ा फर्स्ट सिचुएशन में, अगर मैं एक रिकॉल करता हूँ थोड़ा देर के लिए, मान थोड़ा सा समझ दिख रहा होगा, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा
फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एपीएमपी बढ़ता है। तो जब यहाँ पर एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिन प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ रही है तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, मतलब डिक्रीजिंग कॉस्ट और इंक्रीजिंग रिटर्न होता है फर्स्ट स्टेज में। क्लियर है? ओके यहाँ पर क्या हो रहा है इस पॉइंट पे, जहाँ पर दोनों इक्विलिब्रियम है, इसे बोलेंगे कांस्टेंट कॉस्ट एट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो डिक्रीजिंग कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर कॉस्ट भी कांस्टेंट है और प्रोडक्शन भी कांस्टेंट है एक लेवल पे आकर के। मतलब टीपी यहाँ पर मतलब ये समझते हैं कि यहाँ पर एपीएमपी इक्वल हो जाता है, एवरेज प्रोडक्टिविटी मार्जिन प्रोडक्टिविटी दोनों इक्वल हो जाते हैं इस पॉइंट पे आकर के। ग्राफ में तो मैं आपको समझा ही सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक एपीएमपी का ग्राफ बनाऊँ समझाने के लिए आपको समझे तो ये ऐसे जाता है ना क्लास, सुधो को ऐसे ही, ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिन प्रोडक्टिविटी जो है इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये टीपी का ग्राफ होता है। तो बेसिकली कहने चाहता है कि अगर हम रिटर्न टू स्केल पे काम करते हैं, लॉन्ग रन में है, जब लेबर कैपिटल दोनों को चेंज कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर डिक्रीजिंग है और एवरेज कॉस्ट डिक्रीजिंग है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट दोनों डिक्रीजिंग होता है तो इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग कॉस्ट और इंक्रीजिंग रिटर्न। प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और उसको मार्केट में जो प्राइस होता है उस मार्केट में मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट और वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए इस कंडीशन को इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। अब भाई कहा जाता है कि अब इस केस में सप्लाई कर्व कैसा होगा, तो ऑब्वियसली सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसमें सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। आगे भी अब समझाता हूँ क्लास। दूसरा क्लास देखते हैं कि यहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी, क्या मतलब यहाँ पर केस में क्या होगा, सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होगी क्योंकि जब प्रोडक्शन देखो इसके उसमें ऐसा होगा क्लास, ठीक है। मान चलो थोड़ी देर की मानी क्लास, ये हमारी डिमांड है और ये हमारा सप्लाई है। मान चलो हम इस पॉइंट पे हैं प्राइस पे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, मार्केट में डिमांड्स बढ़ रही है, जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी प्राइस P1 से P1 हो जाएगा। जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, हम कह सकते हैं E से हम E1 पे आते हैं। जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो इस केस में क्या होगा कि मान के चलो हमारा ये इक्विलिब्रियम है, एज्यूम करो कि ये प्राइस इक्विलिब्रियम है क्लास, है ना। और ये हम ऐसे समझना एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है ग्राफ है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम है, ये इंडिविजुअल फर्म है, ये पूरी इंडस्ट्री है। अब कहता हूँ कि अगर मार्केट में डिमांड्स इंक्रीज हो गई, इस डिमांड को इंक्रीज होने से मार्केट में क्या होगी कि सप्लाई तो बढ़ेगी, लेकिन ये कौन सी सप्लाई है, सप्लाई एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, सप्लाई एक्सपेंशन होगा ड्यू टू प्राइस बढ़ने से। लेकिन इस प्रॉफिट को देख करके कुछ फर्में मार्केट में एंट्री करेंगी। लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, रिटर्न टू स्केल यहाँ पर है तो कोई बैरियर नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन। तो कुछ फर्में मार्केट में एंट्री करेंगी तो कॉस्ट क्या होगी, फर्स्ट पेज में तो कॉस्ट यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, यानी कि मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी। अब सप्लाई बढ़ेगी, रिटर्न टू स्केल है, तो इसका मतलब ये होता है क्लास, रिटर्न टू स्केल इसका मतलब ये होता है कि इनिशियल पॉइंट ये था, अभी मार्केट में सप्लाई और बढ़ेगी, ठीक है। तो सप्लाई आप बढ़ सकते हैं, सप्लाई देखो सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले यहाँ से यहाँ था, सॉरी यार, ठीक है, सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो इनिशियल पॉइंट तो ये रहा, शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व हो गया, लेकिन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को भी लाएंगे, या थोड़ा सा ग्राफ इधर लाना था तो यहाँ से यहाँ लाएंगे। तो यानी कि मार्केट में क्या हो रहा है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व कैसा हो जाएगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी इस प्राइस पर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व इंक्रीज होता है, जब कॉस्ट डिक्रीजिंग होती है तो सप्लाई कर्व इस तरह से रहेगा, ठीक है। नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, ठीक है।
क्लियर है? क्योंकि अगर मार्केट में ये लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, जब डिक्रीजिंग कॉस्ट है तो सप्लाई कर्व ऐसा होगा, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको। दूसरा क्लास पहले इसको समझ लीजिए, ये आपको एक साथ करके दिखाऊंगा मैं। अब ऐसा समझिए, ठीक है, ये सब आपको समझाने के लिए बता रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना आपको। आप ये समझिए क्लास कि ये डिक्रीजिंग कॉस्ट है, डिक्रीजिंग कॉस्ट है, इंक्रीजिंग रिटर्न है। यहाँ पर है कांस्टेंट कॉस्ट है, कांस्टेंट रिटर्न है। अब यहाँ देखो इंक्रीजिंग कॉस्ट है, क्या है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट। जब मार्केट में कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, दोनों की एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट दोनों इंक्रीज हो रही है और मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कॉस्ट लेकिन डिक्रीजिंग रिटर्न्स। जो रिटर्न टू स्केल है क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। यानी कि इस केस में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, एवरेज प्रोडक्टिविटी है लेबर कैपिटल की, वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। इसीलिए इसको हम इस केस में जो सप्लाई कर्व बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। अभी आपको बताते हैं, यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोप सप्लाई कर्व बनेगा, यहाँ पर सप्लाई कर्व अपवर्ड बनेगा और इस केस में सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली दो चीज़ और बताना है आपको क्लास, इसी को बोलते हैं इकोनॉमीज। इकोनॉमी, इसको बोलते हैं डिसइकोनॉमीज। ठीक है, आपकी बुक्स में नहीं, सिलेबस में नहीं है। इकोनॉमीज, डिसइकोनॉमीज। इकोनॉमीज का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में बहुत सारी फर्में नहीं होती हैं, कुछ ही फर्में होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है। तो ये होता है कि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है लेकिन कॉस्ट डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी को देखकर बहुत सारे फार्में मार्केट में एंट्री करती हैं। यहाँ पर लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, मार्केट में रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे ही कॉस्ट बढ़ जाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है तो एवरेज प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिक्लाइन हो जाती है और एपीटीपी जो है कम हो, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इस केस में जो कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है लेकिन एपी और एमपी भी डाउनवर्ड होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कॉस्ट और डिक्रीजिंग रिटर्न, और इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न। इसको बोलते हैं कांस्टेंट कॉस्ट और कांस्टेंट रिटर्न। तो हमने रिटर्न टू स्केल और सप्लाई कर्व को एक साथ बताना शुरू किया। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होंगे क्लास। ठीक है, आपको पूरे चैप्टर की नॉलेज होगी तो ये आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर आ जाएगा। लेकिन मैं एक दूसरी तरीके से समझा देता हूँ जो आपकी बुक्स में है क्लास। देखो आपकी बुक्स में 3 ग्राफ बने हुए हैं रीडिंग में। एक तो बना होगा कि मार्जिनल कॉस्ट जब दोनों डिक्रीजिंग है, आपकी बुक में ग्राफ ऐसा बना हुआ, उसको बताते क्लास। आपकी बुक में ऐसा बना हुआ है, ये क्या है क्लास, एसी है, ऐसे है ना, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास बेसिकली हम कह रहे हैं कि आपके ग्राफ में ये नहीं बना हुआ है, सिर्फ इतना बना हुआ है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट दोनों डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। और जब दोनों एक पॉइंट पे चले जाएंगे क्लास जाके, ठीक है, तो वो हो जाएगा कांस्टेंट कॉस्ट, कांस्टेंट रिटर्न क्लास। और एक ग्राफ आपकी बुक्स में ऐसा बना होगा जो कि सिंपल मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट को एवब कर रहा है क्लास। यानी कि हम उसके सेकंड पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो आपके ग्राफ में ये बना हुआ है, इसके साथ ऐसा कट किया गया है। तो ये क्या हो गया क्लास, इंक्रीजिंग कॉस्ट हो गई और डिक्रीजिंग रिटर्न हो गई क्लास। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। ओके, सो फाइनली हम एक और आपको ग्राफ बताते हैं, आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं ताकि आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए क्लास, समझिएगा ध्यान से, मैं बहुत सिंपल तरीके बताते हैं क्लास।
ठीक है, दो ग्राफ एक साथ समझाते हैं। यहाँ पर आप लेंगे फर्म्स, यहाँ लेंगे इंडस्ट्री, ठीक है, पूरी इंडस्ट्री है, फर्म है। क्लियर क्लास? दिख रहा होगा भाई, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्लास, यहाँ पर हम लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट और हम लेते हैं एवरेज कॉस्ट। क्लियर है? और जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जहाँ पर दोनों टच होते हैं वह हमारा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो आप ऐसा कीजिए, पहले यार सॉरी, सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना पड़ेगा क्लास बनाने के लिए, और आप क्या कीजिएगा, ऐसे कटेगा मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, और यहीं पर आप एवरेज कॉस्ट बना देंगे। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम है, और इस प्राइस पर मार्केट में AR और EMR इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेम प्राइस पे बनाना है आपको। ये हमारी मार्केट की डिमांड है, ये हमारी मार्केट की सप्लाई है। ठीक है, ये क्वांटिटी है। क्लियर है? अब मैं एज्यूम करता हूँ क्लास कि सपोज दैट कि मार्केट में जो कॉस्ट जो है, मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, मार्केट की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही मार्केट की डिमांड बढ़ती है, अभी क्या होगा, इधर जाएगी क्लास, मार्केट की डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ने से क्या होगा कि आप एक दे सकते हैं, ये इस पॉइंट पे जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई है। ठीक है, दोनों की मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि देख क्लास ये होगा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो मार्केट में ये प्राइस P से P1 हो गया, क्लास P से P1 हो गया। लेकिन इस बढ़ी हुई प्राइस को देख करके कुछ फर्में मार्केट में एंट्री करेगी। ठीक है, तो सप्लाई जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी लेकिन सप्लाई उतना नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्लास कि अगर वो इंक्रीजिंग कॉस्ट है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं अब यहाँ पर जाएंगे, इस केस पे फिर आप फिर से जाके MC बनाइए, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया, सॉरी ये मार्जिनल कॉस्ट तो काट ही रहा, फिर एवरेज कॉस्ट यहाँ चला जा रहा है, इस पॉइंट पे इक्वल बोल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि इस कॉस्ट से इस कॉस्ट में क्या हो गया, इंक्रीजिंग कॉस्ट हो गया है। जब ये मार्केट में इंक्रीजिंग कॉस्ट हो रहा है तो सप्लाई कहाँ जा रही है, यहाँ पर जा रही क्लास। ठीक है, तो हो सकता है कि सप्लाई और बढ़े, जब प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में सप्लाई और बढ़ेगी, तो सप्लाई और बढ़ सकती क्लास, सप्लाई और बढ़ेगी। थोड़ा सा हमें यहाँ पर यूज बनाना है। ठीक है, सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो इनिशियल यहाँ से यहाँ पे चला गया, E से E1 पे चला गया। ये तो हो गया ड्यू टू मार्केट की डिमांड, तो इसको बोलेंगे सप्लाई एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे इसको, सप्लाई एक्सपेंशन ड्यू टू प्राइस। लेकिन क्लास इसके वजह से मार्केट में जो है अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उस डिमांड से कुछ फर्में मार्केट में एंट्री करेंगी। फर्में की एंट्री करने से फर्म की जो मार्जिनल कॉस्ट है देखो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और प्रोडक्टिविटी क्या होगी, जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो कुछ फर्में आने से तो क्या होगा, फर्म यहाँ से E2 पे आएंगे। तो ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम मिला लेंगे तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हो जाएगा। तो बेसिकली लॉन्ग रन सप्लाई कर्व में क्या होता है कि ये देखो, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ प्रोडक्शन हुआ ड्यू टू सप्लाई एक्सपेंशन, लेकिन ये प्रोडक्शन Q से Q2 तक ये जो प्रोडक्शन हुआ ये किसकी वजह से हुआ, और फर्में के मार्केट में एंट्री करने से, रिटर्न टू स्केल, मतलब कि कुछ फर्म मार्केट में लेबर कैपिटल को इंक्रीज किया गया, तो कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कॉस्ट इंक्रीज होने से रिटर्न टू स्केल में, तो यानी कि सप्लाई कर्व जो है लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग तो होगा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, लेकिन यहाँ पर जो डिक्रीजिंग रहेगी कॉस्ट कौन सी है, इंक्रीजिंग कॉस्ट है। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स है, रिटर्न यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा क्योंकि कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। एवरेज प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी। इस केस में जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बनेगा LRS ऐसे बनेगा। मेरी बात क्लियर हुई? ओके, इसी तरह से क्लास अगर हम और भी इंडस्ट्री का कर सकते हैं दूसरी का, और
दूसरा बताते हैं क्लास। अब दूसरा एग्जाम्पल है, कौन सा लेंगे, कांस्टेंट कॉस्ट और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो इसका मतलब ये हुआ एक स्टार्टिंग लेते हैं पॉइंट, एज इट इज़ परफेक्ट कंपटीशन में है क्लास। ये आपकी मार्केट की डिमांड है, ये आपकी मार्केट की सप्लाई है, एज इट इज़ बनाना है आपको। ये आपको प्राइस बनाना है, ये क्वांटिटी बनाना है, और इसी प्राइस पर आपका प्राइस है MRMC है, MRAR है, ठीक है। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये आपका इक्विलिब्रियम है। अब बोलते हैं क्लास की मार्केट में डिमांड से इंक्रीज हो गई, D से D1 हो गई। मार्केट की डिमांड इंक्रीज करते ही कुछ फर्में मार्केट में प्रोडक्शन करेंगी, इससे क्या होगा, प्राइस अबव हो जाएगा, प्राइस P से P1 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सप्लाई तो हो गई, लेकिन अभी क्या है कि कुछ फर्में मार्केट में एंट्री करेंगी, मतलब बैरियर टू एंट्री फ्री वगैरह है। तो इससे क्या होगा, कांस्टेंट, हम कहते हैं कि जिस हम लेबर कैपिटल उसी रेशो में इंक्रीज करते हैं, अगर लेबर कैपिटल उसी रेशो में इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि सप्लाई तो बढ़ेगी लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। जैसे 10, मैंने पिछली एग्जाम्पल में बताया था कॉप डायग्राम्स में कि पहले 4 लेबर 4 कैपिटल थी तो प्रोडक्शन 4 का होता था, अभी 8 लेबर 8 किया तो प्रोडक्शन 8 का हो गया। तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा लेकिन उसी रेशो में इंक्रीज होगा, यही था कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पर भी है कि कॉस्ट इंक्रीज होगी लेकिन उसी रेशो में इंक्रीज होगी, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट उतनी बढ़ जाएगी, टोटल कॉस्ट उतनी ही बढ़ जाएगी, उसी रेशो में चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर से हम उसी होगा और फिर से हम उसी पॉइंट पे जाएंगे। तो यानी कि ये कॉस्ट जो है ये चेंज नहीं होगी, और या ऐसे भी कह सकते हैं इस पॉइंट जाकर के मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में ये सप्लाई तो बढ़ेगी, ठीक है, सप्लाई तो इतनी बढ़ गई, यानी कि क्या हुआ क्लास, देखिए ये स्टार्टिंग थी, E1 से E2 पे गए, ये ड्यू टू मार्केट का प्राइस बढ़ गया। इस बढ़ी हुई प्राइस पर कुछ फर्में मार्केट में एंट्री करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, तो रिटर्न टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, इस करके सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। सप्लाई तो बढ़ जाएगी लेकिन प्राइस फिर से वहीं पर आ जाएगा, प्राइस वहीं से आ जाएगा। तो MCAC इक्वल एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल वहीं पर भी आ जाएगी। तो क्योंकि प्राइस से AR फिर से वहीं पर आ जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन बनेगी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बनेगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में। मेरी बात समझ में आएगी, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में सप्लाई कर्व इस तरह बनेगा। और अगर कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, यहीं समझिए कॉस्ट अगर ज़्यादा इंक्रीजिंग कॉस्ट, अगर डिक्रीजिंग कॉस्ट है, अगर यही कॉस्ट डिक्रीजिंग होती तो फिर और नीचे चले जाते हैं आप, ठीक है। फिर क्या होगा, ये सप्लाई कर्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस केस में यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ये कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, ये तब होगा जब डिक्रीजिंग कॉस्ट है और इंक्रीजिंग रिटर्न है। तो ये कब होगा, जब कांस्टेंट कॉस्ट है कांस्टेंट रिटर्न है। तो और हमने यहाँ से यहाँ बताया था, थोड़ा सा अगर इधर को लेंगे पैरेलली ले लेंगे तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो इसको लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बोलेंगे। इससे बोलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉस्ट इंक्रीजिंग रिटर्न। तो क्लास ये अलग अलग बुक्स में है। तो बेसिकली आपको बताने का पर्पस वही था जो समझ गए होंगे आप कि रिटर्न टू स्केल के साथ एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को कहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, कहाँ इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और उसके प्रोडक्शन जो इंक्रीज डिक्रीज होता है उसी को हम सप्लाई कर्व में बोलते हैं। लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व मार्केट में कितनी रहेगी, हम सप्लाई कर्व मार्केट की बात करते हैं, जो कि प्राइस से रीडिंग होता है कि प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होने सप्लाई कर्व कितना इंक्रीज डिक्रीज होता है। ये सारी बातें आपको कराना था। क्लास हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर आपका बाइंड अप होता है, क्लोज होता है। चैप्टर नंबर 10 हम स्टडी करते हैं अभी, ठीक है। आप 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज़।